साथियों, आज हम गणित के और कंप्यूटर के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं जो इजी तरीके से आप इनको याद कर सकेंगे। पहला क्वेश्चन है साथियों, एक बैग में 1 रुपये के, 50 पैसे के, 25 पैसे के सिक्के समान संख्या में हैं। यदि कुल 35 रुपये हैं तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या कितनी होगी। इस प्रकार के जो प्रश्न हैं उनमें जैसे 1 रुपया है, 1 पैसे में है, तो इनको या तो रुपये को आप पैसे में कन्वर्ट करो 100 में, या आप पैसे को रुपये में कन्वर्ट करो। तो इसके लिए इसका सूत्र होता है सिक्कों की संख्या बराबर कुल राशि बट्टा बट्टा में आ जाएगा मुद्रा का सिक्कों के अनुसार मूल्य योग, यानी जो जितने सिक्के हैं उनको हम जोड़ लेंगे। अब सिक्के में जैसे 1 रुपया है, 25 पैसे हैं, 75 पैसे, तो इनको हम जोड़ेंगे तो कुल राशि अपने कितनी है 35 रुपया। रुपया में चलाते हैं इसको, और सिक्कों की संख्या एक तो अपने पास 1 का नोट है, दूसरा 50 पैसे हैं तो 50 पैसे को हम लिखेंगे 0.50, और तीसरा अपने पास है 25 पैसे, इसको लिखेंगे 0.25। तो साथियों इसको हम जोड़ करेंगे तो ऊपर रह गए 35, नीचे हो गए 1.75। अब इसी तरीके से यदि हम गुणा कर भाग करते हैं, यानी 1.75 का 35 में यदि हम भाग देंगे तो ये कितना आएगा, आप भाग दे देखें, या इसको नीचे इसका दशमलव उड़ा के 17, और ये हो गया 350। ऐसा हम कर सकते हैं, गणित का नियम है। तो 350 में 17.5 का आप भाग दे देखें, कितने का 17.5 का, 17.5 दोनों हो गया 35, और ये हो गया 0, और 0 का 0, यानी इसमें कितने उत्तर आ गए 20। यानी प्रत्येक प्रकार के सिक्के अपने पास 20 होंगे। यदि 1 रुपये का आप वैसे भी हिसाब करें कि 1 रुपये कितने सिक्के हो गए 20, तो इनका मूल्य हो गया 20, और 50 पैसे के कितने सिक्के हो गए 20, समान संख्या में लिखा हुआ इसमें। तो 20 को 50 पैसे से गुणा करेंगे तो ये हो गए 10 रुपये, ये हो गए 20 रुपये। 25 पैसे को यदि हम 20 से गुणा करेंगे तो ये हो गए 5 रुपये, और टोटल इनका जोड़ करेंगे तो ये आ गया 35। ये अपने थोड़ा इजी वे में आप कर सकते हो, उन सवालों को करने का प्रयास करें। लास्ट में आप सभी सवाल करें, लेकिन पहले गणित को नहीं करें, गणित को लास्ट में करना है, मेंटलिटी को लास्ट में करना है। ये मैं बार बार कर रहा हूँ, ये व्यक्ति को उलझा देते हैं कई बार, और वैसे कोई ज्यादा टफ सवाल इसमें नहीं आते हैं। एक सवाल है 18 के अनुपात में है, 18:12:21 का चतुर्थ अनुपात, यानी चौथे पद में क्या आएगा। तो इसमें साथियों एक सूत्र है कि बाह्य पदों का गुणनफल क्या है, बहुत ईजी है। बाह्य पदों का गुणनफल बराबर भीतरी पदों का गुणनफल। तो इसमें बाह्य पद कौन से 18 और x, तो ये हो गया 18 इंटू एक्स कर दो या 18x कर दो, एक ही बात है। और ये हो गया 12 इंटू 21, क्योंकि 18x का मान 12 इंटू 21 है, इसलिए 1x का मान कितना आएगा 12 इंटू 21 बट्टा 18। अब 2 से काटो 9 आ गया, और ये आ गया 6, फिर 3 से काटा ये 3 आ गया, और फिर ये आ गया 2, और ये इसको 21 में भाग दिया, 3 का 7 आ गया, ये हो गया 7 दूनी 14। इसका उत्तर क्या आ गया साथियों 14। तो इसका चतुर्थ अनुपात यहाँ क्या आएगा 14। अब आगामी प्रश्न है अपने, ये संपर्क कोण से कहते हैं, हम तीसरी चौथी क्लास से पढ़ना शुरू कर देते हैं। ऐसे कोण जिनका जोड़ कितना हो, ऐसे कोण
जिनका योग 180 डिग्री हो उन्हें हम संपूर्ण कोण कहते हैं। जैसे एक कोण 179 डिग्री हो सकता है, दूसरा 1 डिग्री हो सकता है, एक 80 हो सकता है, दूसरा 100 हो सकता है। कैसे भी हो आपको जोड़ कितना करना है, 180 डिग्री संपूर्ण कोण के लिए ये है। फिर चौथा क्वेश्चन है पूर्व कोण। पूर्व कोण किसे कहते हैं, ऐसे कोण या ऐसे कोणों का युग्म। युग्म मिलेंगे, दो कोण होंगे, ऐसे कोण युग्म जिनका योग 90 डिग्री हो उन्हें हम कौन से कोण कहते हैं, पूर्व कोण। जैसे मान लीजिए एक 89 डिग्री है, दूसरा 1 डिग्री है, तो ये संपूर्ण कोण हो गए। एक 70 है, दूसरा 20 है। तो इस प्रकार कोई भी कोण हम बना सकते हैं, लेकिन इनका योग 90 डिग्री होना चाहिए। बहुत इजी है। जिस बच्चे को इनकी परिभाषा याद है, छठी सातवीं तीसरी चौथी की, वो बच्चा आराम से इनका जवाब दे सकता है। और एक है साथियों, वृत्त आधारित प्रश्न आएंगे। इसमें क्लियर लिख रखा है सिलेबस में कि वृत्त की परिधि आधारित, तो वृत्त के क्षेत्रफल वाले नहीं पूछेंगे, वृत्त की परिधि का। अब परिधि क्या होती है, जैसे ये एक वृत्त है, इसमें मान लीजिए ये ए बिंदु है, ए बिंदु से कोई आदमी चल के पूरा राउंड लगा के वापस ए पे आता है, यानी एक चक्कर मारता है, उसको हम क्या कहते हैं, वृत्त की परिधि। क्या कहते हैं, परिधि। अब परिधि का सूत्र होता है 2πr। क्या होता है, 2πr। और वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr²। तो वृत्त की परिधि का क्षेत्र क्या होता है, 2πr। अब मान लीजिए एक अपने पास ये वृत्त है और इस वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 14। कितनी है त्रिज्या इसकी, 14 है। मान लीजिए त्रिज्या देता है 14, या उसने व्यास दे दिया मान लीजिए 28। तो हम जानते हैं कि व्यास बट्टा 2, यानी व्यास का आधा करना है अपने को, वो त्रिज्या आ जाएगी। तो ये हो गया 14। याद रखें, व्यास का आधा त्रिज्या होती है, या त्रिज्या दी हुई है तो अपने त्रिज्या निकाल लेनी होगी, सीधा प्रश्न से उठाएंगे। तो यदि इस पहिए का परिधि ज्ञात करेंगे इस वृत्त की, तो इसमें जैसे परिधि बराबर 2 गुणा पाई का मान हो गया 22/7, और फिर इसकी त्रिज्या हो गई 14। तो इसको हम काटेंगे, 7 दूनी 14। अब ये हो गया 22 गुना 44, 44 गुना 88। यह आ गया, मान लीजिए ये सेंटीमीटर में है तो वर्ग सेमी आ गया। कितना आ गया, वर्ग सेमी। मान लीजिए इसको हम मीटर में मानते हैं, तो ये हो गया वर्ग मीटर। अब जैसे कोई आपको कहे कि इस पहिए की अपने परिधि आ गई, और ये जो घूमेगा तो दूरी तय करेगा, कि इस पहिए ने अपने 10 राउंड में, मान लीजिए 10 राउंड में इसने कितनी दूरी तय की, 10 राउंड का, तो 10 चक्कर में इसने कितनी दूरी तय की। तो हमारा इसका एक चक्कर का आ गया, तो हम इसको 88 को 10 से गुणा कर देंगे। ये हो गया 880 मीटर। ये वर्ग मीटर नहीं होगा, सीधी दूरी नापेगा ये 880 मीटर। और यदि इससे ज्यादा का हम गुणा लेंगे तो और ज्यादा। तो ये बहुत ईजी है। ज्यादातर ऐसा प्रश्न आता है कि एक साइकिल का पहिया या मोटर गाड़ी का एक पहिया इतनी परिधि का है, और परिधि दी है तो सीधे उसको गुणा करना है, वरना त्रिज्या से परिधि हम निकालेंगे, और निकाल करके जितने राउंड होंगे उन चक्रों को इससे गुणा कर लेंगे, वो इसके द्वारा तय की गई दूरी आ जाएगी। बहुत इजी है वैसे, ये ज्यादा कोई टफ वाली बात नहीं है, लेकिन ज्यादातर जो आर्ट्स के बच्चे हैं उनका 10वीं के बाद गणित से थोड़ा रिश्ता अलग हो जाता है, और जब जरूरत पड़ती है कंपटीशन के हिसाब से तब पढ़ते हैं, तब थोड़े से उनको कठिनाई महसूस होती है, वरना ऐसे कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। और होगी भी नहीं साथियों। अपना जो हौसला है उसको बनाए रखो, और हौसले के साथ साथ मेहनत सही दिशा में करते रहो। अब मैं आपको कुछ कंप्यूटर के प्रश्न करवा रहा हूँ। एक है BCC का पूरा नाम क्या है, ये साथियों ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ब्लाइंड अंधे वाला नहीं है, ये ब्लाइंड का अर्थ होता है कि कंप्यूटर को जैसे दी गई है वो उसी हिसाब से कॉपी करेगा, उसमें वो संशोधन कुछ नहीं करेगा। तो इसका अर्थ होगा ब्लाइंड कार्बन कॉपी। फिर आगामी क्वेश्चन अपने
स्पैम किसको कहते हैं? स्पैम। ये अवांछित मेल जिसको हम नहीं चाहते हैं, वो मेल हमारे नेट के द्वारा प्राप्त होती रहती हैं कंप्यूटर पे, उनको स्पैम कहते हैं। अवांछित मेल को स्पैम कहते हैं। एक साथियों ईमेल बहुत इजी है। ईमेल पहले लोग डाक भेजते थे, आजकल ईमेल यानी इलेक्ट्रॉनिक डाक भेजते हैं, पत्र नहीं लिखते, उसको कहते हैं ईमेल। बहुत इजी है, इलेक्ट्रॉनिक एक तरीके का ये डाक है, मेल कह दो। फिर एक आता है विंडो। अब ये जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है जिसके मालिक कौन है? बिल गेट्स। माइक्रोसॉफ्ट के मालिक है बिल गेट्स। इस कंपनी ने कई प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम शुरू किए जिनका नाम है विंडो। क्या नाम है? विंडो। जैसे विंडो 98, विंडो 9, विंडो 2000, इस प्रकार के कई संस्करण है। अब तक इसके 11 आ चुके हैं। तो नवीनतम जो इसका है MS विंडो यानी माइक्रोसॉफ्ट, MS का अर्थ हो गया माइक्रोसॉफ्ट विंडो 11। ये कौन सा संस्करण आ गया है? विंडो 11। और ये किस वर्ष में आया है साथियों? ये वर्ष 2021 में, यानी 21 के बाद माइक्रोसॉफ्ट ने इस संदर्भ में कोई नया वर्जन जारी नहीं किया है। और एक है MS DOS, इसका पूरा नाम आ जाता है कई बार, ऊपर वाला को मैं मिटा रहा हूं। MS DOS का अर्थ है, MS का अर्थ हो गया माइक्रोसॉफ्ट डिस्क, डी का अर्थ डिस्क है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये हो गया MS DOS। फिर आता है साथियों एक शब्द है टोपोलॉजी। किसको कहते हैं? पिछले एग्जाम में भी कई प्रश्न आ चुके हैं। टोपोलॉजी क्या होता है? कंप्यूटरों का आपस में जो जोड़ने का सिस्टम है उसका नाम है टोपोलॉजी। कंप्यूटरों को आपस में जोड़ने की प्रणाली का नाम है टोपोलॉजी। अब टोपोलॉजी कई प्रकार की होती हैं। सबसे बढ़िया होती है मैश टोपोलॉजी। इसमें सूचनाएं इधर उधर यानी द्विमार्गी चल सकती हैं। मैश टोपोलॉजी ये सबसे दी बेस्ट है। इसमें क्या होता है? जैसे एक कंप्यूटर यहाँ है, दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ है और चौथा यहाँ है, पांचवा मान लीजिए ऊपर है। तो ये कंप्यूटर इससे जुड़ गया, ये इससे जुड़ गया और ये इससे जुड़ गया, ये इससे। अब मान लीजिए ये A, ये B, तीसरा C, D और E है। इसमें जैसे इस हिसाब से तो ये सूचना A के द्वारा C में जा सकती, E में जा सकती है, E से घूम सकती है, या A से B, C में घूम सकती है। लेकिन इसमें एक सिस्टम ये होता है कि A से डायरेक्ट सूचना C में जा सकती है और E से भी डायरेक्ट सूचना C में जा सकती है और C वाली भी E में आ सकती है। ये कौन सी टोपोलॉजी है? मैश टोपोलॉजी। और ये सबसे दी बेस्ट है दुनिया में सूचना के लिए। दूसरी टोपोलॉजी आती है साथियों बस टोपोलॉजी। कौन सी है? बस टोपोलॉजी। इसमें एक रिंग वायर होता है, वायर कह दो या इसको केबल कह दो। एक जैसे एक ये केबल है, इसके दो साइड में व्यक्ति बैठे मान लीजिए, तो ये संचार यहां से इधर जाएगा, ये नोड है और एक इधर। जैसे बस में बैठते हैं, बीच से खाली जगह और दोनों साइड में आदमियों की सीट होती है, तो उसी प्रकार ये बस टोपोलॉजी है, एकदम सीधे चलती है। तीसरा है साथियों स्टार टोपोलॉजी। क्या है? स्टार टोपोलॉजी। स्टार में भी वन साइडेड संचार होता है। जैसे मान लीजिए ये एक सेंट्रल का नोड है और ये इसमें यहां से सूचना जाएगी और तारे के आकार में है। बीच में जो जहां से सूचना भेजी जानी है वो नोड है और ऊपर दो हो गए और नीचे तीन हो गए। ये हो गया स्टार। बस एक होता है साथियों रिंग टोपोलॉजी। रिंग का अर्थ होता है अंगूठी या गोल घेरा। तो रिंग टोपोलॉजी तो जैसे ऐसे होती है, जैसे एक
2, 3, 4 और 5, ये जो कंप्यूटर है ये आपस में जुड़ जाते हैं। लेकिन इसकी सबसे बड़ी कमी क्या है कि जैसे मान लीजिए सी कंप्यूटर को सूचना देनी है इस ए को, तो वो सी डायरेक्ट ए को नहीं दे सकता कि सी वाली जो सूचना है वो कहाँ आएगी, जैसे मान लीजिए डी है, डी से होकर के ए में आएगी, इस प्रकार उसको टाइम ज्यादा लगेगा। तो ड्रीलिंग टोपोलॉजी वन साइडेड होती है और इसमें समय का नुकसान बहुत ज्यादा होता है। एक हमने चर्चा कर ली थी कि भारत में पहला इंटरनेट किसने जारी किया था, वो थी VSNL यानी विदेश संचार निगम। साथियों, विश्व का जो पहला नेटवर्क है, इंटरनेट नेटवर्क है, उसका क्या नाम है? उसका नाम था ARPANET और ये अमेरिका में शुरू हुआ था। यानी पहला नेटवर्क कौन सा था? ARPANET, पहला नेटवर्क। और ये कहां शुरू हुआ था? USA में यानी अमेरिका में। अब एक छोटी सी चीज और है कि इंटरनेट और इंट्रानेट क्या है। एक तो जिसको हम इंटरनेट पढ़ते हैं, और इंटरनेट की फुल फॉर्म बहुत कम लोग जानते हैं, हम नेट इंटरनेट ही कहते हैं। साथियों, इंटरनेट का अर्थ होता है पूरा नाम है इसका इंटरनेशनल नेटवर्क। क्या नाम है इसका पूरा? इंटरनेशनल नेटवर्क, शॉर्ट में इसको इंटरनेट कहते हैं। एक तो होता है इंटरनेट और दूसरा होता है इंट्रानेट। इन दोनों में क्या अंतर है? इंटरनेट तो होता है पूरे वर्ल्ड वाइड, यानी पूरा दुनिया इससे जुड़ जाती है। इंटरनेट होता है एक संगठन का, एक ही संगठन का या एक विभाग का। जैसे रेलवे का एक अपना इंट्रानेट है, स्टेट बैंक का अपना एक अलग इंटरनेट है। नेट भले ही नहीं चले लेकिन वो इंटरनेट चलता रहता है, उसमें बाहर के लोग नहीं जुड़े होते हैं, सिर्फ बैंक के जुड़ते हैं। रेलवे में भी सिर्फ पूरे ऑल इंडिया की जो रेलवे स्टेशन हैं वो उससे जुड़ती है, उसका नाम है साथियों इंट्रानेट। इंटरनेट और इंटरनेट में दोनों में थोड़ा अंतर है। इंटरनेट एक छोटी व्यवस्था है और इंटरनेट एक बहुत बड़ी व्यवस्था है। तो कंप्यूटर के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लग रहे हैं वो हम कर रहे हैं। एक साथियों क्वेश्चन आता है IP एड्रेस में कितनी संख्याएं होती हैं? IP एड्रेस में 4 संख्याएं होती हैं। कितनी होती है? 4 संख्याएं होती है। और इनका बिट प्रास जो है वो होता है 32। कितना होता है? 32 बिट होता है। बिट कंप्यूटर में सबसे छोटी इकाई है। बिट से बड़ा होता है बाइट, और बाइट से बड़ा MB यानी मेगाबाइट, और फिर होता है KB, MB और GB, फिर लास्ट में होता है TB। ये सबसे बड़ा होता है। तो कंप्यूटर IP एड्रेस 4 प्रकार का होता है, मतलब इसमें 4 संख्या होती है। जैसे 2, 3, 4 डॉट 1, 2 और 5, 6, 7 डॉट 3, 2। तो ये संख्याएं तो वैसे अक्षर तो इसमें ज्यादा हो गए, लेकिन संख्याएं 1, दूसरी और तीसरी और चौथी। यानी IP एड्रेस इंटरनेट प्रोटोकॉल का जो एड्रेस है उसमें कितनी संख्या होती है साथियों? 4 संख्याएं होती हैं। और अभी कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी चल रही है और अलग अलग पीढ़ियों में क्या क्या होगा? तो वर्तमान में कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी। कौन सी पीढ़ी है? 5वीं पीढ़ी चल रही है। और वर्तमान में जो कंप्यूटर है वो IC चिप्स के यानी इंटीग्रेटेड सर्किट के बने होते हैं। और ये जो IC चिप्स होती है ये साथियों सिलिकॉन नामक अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर है, उससे ये बनती है। फिर एक प्रश्न है कि WW, ये इसका पूरा नाम जानते हैं आप? वर्ल्ड वाइड वेब। इसके आविष्कार कौन थे? टिम बर्नर्स ली। ये WW यानी वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कार थे। एक साथियों क्वेश्चन आता है सर्च इंजन। हम अक्सर ये गलत कर बैठते हैं, डेली हमारा काम पड़ता है। सर्च इंजन वो होता है जो हमें एक साइट के ऊपर ले जाकर के छोड़ता है या किसी माध्यम पर छोड़ देता है। तो एक तो सर्च इंजन है याहू। क्या है?
याहू, दूसरा सर्च इंजन है गूगल, और एक है बिंग। ये तीन प्रकार के अभी तक के सर्च इंजन हैं। फिर कंप्यूटर की भाषा के आपके प्रश्न हैं। स्प्रेडशीट में क्या होता है? एक्सेल में एक शीट होती है, जब काम करते हैं तो स्प्रेडशीट में एक तो होता है रो और दूसरा होता है कॉलम। कॉलम की स्पेलिंग में एन भी आता है, लेकिन एन साइलेंट रहता है। रो इस प्रकार का ये संकलन होता है, इसमें ये पंक्तियां हो गई, ये कॉलम हो गई, और ये जो बीच में होता है इसको हम क्या कहते हैं? शेल, यानी एक कोष्टक टाइप की है, और ये सेलुलर फोन की एक बेसिक चीज है। तो स्प्रेडशीट में क्या हो गया? रो और कॉलम। इसके बाद एक आता है साथियों CTRL। इसका नाम होता है, इसका अर्थ होता है कंट्रोल। CTRL X का अर्थ क्या होता है? X का अर्थ होता है किसी चीज को कट कर देना। क्या हो गया? किसी चीज को वहां से कट करना। और एक आता है CTRL P, इसका अर्थ होता है पेस्ट करना या उसकी कॉपी कर देना। ये हो गया CTRL का। और एक अक्षर हम जानते हैं जूम का अर्थ क्या होता है? एक है CTRL Z और एक CTRL। ये कई प्रकार के कमांड है, तो हम सब तो याद नहीं रख सकते, सब तो उसके याद रहता है जो डेली कंप्यूटर का काम करता है। CTRL Z का अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है अनडू, और Y का अर्थ होता है रीडू, या जो काम किया है उसको हम पुनः करेंगे। तो हम कंप्यूटर में कौन सी कमांड देंगे? CTRL प्लस Y देंगे। और किए हुए काम को मिटाना है या अंडू करना है तो हम CTRL प्लस Z दबाएंगे। इसके बाद आता है साथियों की जूम कंप्यूटर में कितना हो सकता है? कोई भी तस्वीर 10% से 400% तक, यानी इसका अर्थ हो गया कि 4 गुना वो बढ़ा सकता है, और 0.10 यानी उसके 10वें हिस्से तक उस तस्वीर को या उस अक्षर को वो कम कर सकता है। एक है साथियों ISDN, इसकी फुल फॉर्म आती है, इसका पूरा नाम है इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। क्या हो गया? इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। फिर एक शब्द है बग। बग किसको कहते हैं? यानी कंप्यूटर में जो गलतियां होती हैं उनको बग कहते हैं। क्या कहते हैं? बग। कंप्यूटर में गलतियों को बग कहा जाता है। ये सारे प्रश्न मुझे लग रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आ सकते हैं। एक आता है साथियों बूटिंग। बूटिंग किसको कहते हैं? बहुत इजी है। कंप्यूटर का स्टार्ट करने की जो प्रक्रिया है उसका नाम है बूटिंग। फिर कंप्यूटर में मेमोरी कितने प्रकार की होती है? तो साथियों 2 प्रकार की, एक तो होती है रैम और दूसरी होती है रोम। रैम होती है अस्थायी मेमोरी, यानी कंप्यूटर बंद करते ही ये मिट जाती है, और रोम है स्थायी मेमोरी। अब कई बार हम भूल जाते हैं, रैम की जगह रोम याद रह जाता है। तो साथियों रैम और रोम में यह अंतर है कि रैम अस्थायी है, रोम स्थायी है। अब रोम कैसे याद रखते हैं कि रोम एक शहर है, इटली की वो राजधानी है, तो शहर कभी मिटता नहीं, इसलिए रोम हो गई स्थायी। रोम शहर के नाम से याद रखो। और रैम 2 प्रकार की होती है, एक डी रैम यानी इसका नाम है डायनेमिक रैम, और एक होता है स्टैटिक रैम। डायनेमिक रैम बार बार बदलती रहती है, जबकि स्टैटिक रैम एस रैम है वो ज्यादा चेंज नहीं होती। फिर आता है साथियों कंप्यूटर में जो प्रिंटर होते हैं, ये एक आउटपुट युक्त है प्रिंटर। तो प्रिंटर की स्पीड किस में मापते हैं? ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। स्पीड डॉट्स पर इंच में।
यानी DPI, शॉर्ट में इसको कहते हैं DPI डॉट्स पर इंच। इसमें कंप्यूटर की जो कंप्यूटर में प्रिंटर की जो स्पीड है वो मापी जाती है। एक क्वेश्चन है साथियों, पेंटियम क्या है? तो पेंटियम प्रोसेसर का एक प्रकार है। पेंटियम किसका प्रकार है? प्रोसेसर का प्रकार है पेंटियम। इसके बाद कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियां होगी? 5 पीढ़ी। और पहली पीढ़ी में कंप्यूटर किस प्रकार का था? यानी वैक्यूम ट्यूब वाले कंप्यूटर थे। फर्स्ट पीढ़ी जो थी कंप्यूटर की, उसमें वैक्यूम ट्यूब वाले थे, जिनको ज्यादा एसी की या ठंड की जरूरत होती थी, क्योंकि ये बहुत ज्यादा गर्म होते थे, बिजली बहुत ज्यादा खर्च करते थे। वैक्यूम ट्यूब पर आधारित थे और ज्यादा गर्म होते थे, एसी की ज्यादा जरूरत पड़ती थी और बिजली की इनको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती थी। फिर एक साथियों शब्द है इंटरफेस, किसको कहते हैं? इंटरफेस। ये इसका अर्थ होता है कि जब कोई व्यक्ति एक कंप्यूटर के प्रोग्राम को दूसरे में डालने का प्रयास करता है या आपस में लेन देन करता है, तो उस प्रक्रिया का नाम है इंटरफेस। अब मेरे हिसाब से सारा हो गया। एक आता है जेपीईजी। जेपीईजी ये पिक्चर फॉर्मेट है। क्या है ये? सब जानते हैं आजकल इसको, पिक्चर फॉर्मेट। इसका पूरा नाम भी आ सकता है, तो साथियों इसका पूरा नाम है जॉइंट फोटो एक्सपर्ट ग्रुप। जेपीईजी का क्या नाम है? जॉइंट फोटो एक्सपर्ट ग्रुप। एक होता है पिक्सल। पिक्सल हम जानते हैं, जैसे मोबाइल लेते हैं उसमें कैमरा कितने मेगापिक्सल का है। पिक्सल होता है किसी पिक्चर का छोटा अंश। पिक्चर का छोटा अंश। ये कई प्रकार के अंश पिक्चरों के मिलकर के एक बड़ी पिक्चर बनाते हैं। तो मेरे हिसाब से सारा इसमें मैंने कंप्यूटर के आने वाले प्रश्न आपको करवाए हैं। एक आता है आजकल बहुत चर्चित है वीसी। इसका पूरा नाम होता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। आजकल ज्यादा अधिकारी टूर नहीं करते, वीसी के माध्यम से ही एक स्थान पे, जैसे जयपुर की राजधानी, राजस्थान की राजधानी जयपुर है, वहां बैठे बैठे सारे अधिकारियों को, तहसील स्तरीय अधिकारियों को जोड़ करके और वो आपस में संचार करते हैं। तो साथियों इन प्रश्नों को आप ध्यान से पढ़ें। एक आता है कंपाइलर। किसको कहते हैं? कंपाइलर ये कंप्यूटर में मशीनी भाषा में कमांड देता है। कंपाइलर एक प्रोग्राम होता है जो भाषाओं को मशीनी भाषा में बदलता है। कंप्यूटर क्या पढ़ता है? सिर्फ मशीनी भाषा को पढ़ता है। तो मशीनी भाषा में बदलने वाला उपकरण है। इसको कहते हैं कंपाइलर, बदलने वाला उपकरण। एक है साथियों मॉडेम। किसको कहते हैं? मॉडेम। मॉडेम का पूरा नाम है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। क्या नाम है इसका? मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। यानी ये लाइन को कंप्यूटर से आगे निर्देश भी दे सकता है और लाइन से वापस निर्देश लेकर कंप्यूटर में ले सकता है। मॉडेम क्या होता है कि एक उपकरण जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन के माध्यम से, किसके माध्यम से? टेलीफोन लाइन के माध्यम से नेट से जोड़ता है। और अंतिम प्रश्न है आज का, नेटिजन किसको कहते हैं? जैसे सिटीजन होता है वैसे नेटिजन होता है। नेट का लगातार प्रयोग करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? नेटिजन। मैंने मेरे हिसाब से आपको इंपॉर्टेंट प्रश्न बताए हैं। कल वाले वीडियो में और प्रश्न आपको बताऊंगा, लगातार आप देखते रहें। ये प्रश्न आरएस में भी, आपके स्कूल लेक्चर में, सारे जो एग्जाम्स हैं जिनमें कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे उन सब में, सीईटी में
सारे में उपयोगी हैं और मैंने देसी मारवाड़ी भाषा में, अपने लोकल भाषा में समझाने का साथियों आपको एक बेहतरीन प्रयास किया है। और आप मेरे साथ बने रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।